हम बात करेंगे प्रोफेसर ज़हूर ज़रगर से। 1970s में इन्होंने श्रीनगर से शिफ्ट किया गुजरात की तरफ। वहाँ पर इन्होंने मास्टर्स किया विजुअलाइजेशन में। फिर उसके बाद 1985 में इन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया। 2015 के बाद ये कश्मीर वापस आ गए और यहाँ पर इन्होंने एक स्टूडियो सेट किया। तो उस लिहाज से जो प्रोफेसर साहब की जर्नी है वो बहुत ही एस्पायरिंग जर्नी है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी है। तो इसीलिए हम आज इनसे बात करेंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो आर्टिस्ट बनना चाहते हैं या जो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं। तो प्रोफेसर साहब, आपका वेलकम है हमारे प्रोग्राम में। तो पहले आप हमें बताइए कि आपकी जर्नी एज एन आर्टिस्ट कब स्टार्ट होगी? जर्नी तो मुझे लगता था जब मैं 9th क्लास में था, तब से मुझे आइडिया है कि मैं आर्टिस्ट बन सकता हूँ। कि मैं तभी से लिखता था, स्कूल टाइम में ही मैं अपने आप को लिखता था आर्टिस्ट ज़हूर अहमद ज़रगर। तो जबकि मुझे कोई आइडिया नहीं था कि आर्टिस्ट होता क्या है बेसिकली, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत पेंटिंग करने का शौक था और पेंटिंग करता भी था। और इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मेरी मदर का है। मदर मेरी शी वाज एन ग्रेट आर्टिस्ट, शी वाज रेडियो ड्रामा आर्टिस्ट। फिर मैं आस्ता एसपी कॉलेज गया, पढ़ाई की एसपी कॉलेज में, लेकिन आर्ट में मेरा मन था। और फिर मैं मदर के साथ जाया करता था रेडियो, क्योंकि एसपी कॉलेज से रेडियो कश्मीर बहुत नज़दीक था और शाम को हम इकट्ठे आते थे यहाँ। और मैं वहाँ जब तक मेरी मदर का रिहर्सल चलता था उसका प्रोग्राम का, तब तक मैं ड्राइंग करता था वहाँ। और सब लोग देखते थे मुझे ये ड्राइंग करते हैं। और उसमें से थे एक जो वादी की आवाज़ लिखते थे उस ज़माने में, रेडियो प्रोग्राम में, उमेश कोल। उसने मेरी मदर से कहा, अरे ये तो बहुत अच्छा आर्ट कर रहा है, इसको यहाँ भेज दो, यहाँ यूनिवर्सिटी म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स यहाँ जवाहर नगर में है। फिर मैंने वो ज्वाइन किया इवनिंग कोर्स। तो एसपी कॉलेज भी जाता था और इवनिंग कोर्स मैंने फिर वहाँ 1.5 साल मैंने किया। और मैं वहाँ देखे सब लोग, मेजॉरिटी हमारे टीचर्स बड़ौदा से आए थे। मुझे भी इंटरेस्ट होगी, मैं भी बड़ौदा जाऊँगा। उस ज़माने में सादिक साहब की हुकूमत थी। सादिक साहब मेरे फादर के बहुत क्लोज फ्रेंड थे, बहुत अच्छे दोस्त। 70s की बात कर रहा हूँ। तो मैंने फादर से कहा, तो मेरे फादर बहुत ही, वो तो सोशल वर्कर थे, लेकिन अपनों में काम नहीं आते थे। वो कहते मैं कैसे जाऊँगा भाई, अच्छा नहीं लगता, मैं खुद जाऊँगा। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं। तो उनके दोस्त थे एक मोतीलाल मिस्री, मैं उनसे बात की, मैंने ऐसा क्या करना है, मुझे जाना है बड़ौदा। बोले चलो मेरे साथ। मैं वो मुझे सादिक साहब के पास ले गए। उसने कहा ये है लाला साहब का बेटा, मेरे फादर को कहते थे लाला साहब, लाला, तो इनको जाना है बड़ौदा, इसकी फॉर्म पे साइन कीजिए। उसने फटाफट वहीं साइन किया मेरा। वहाँ से सैंक्शन होके मैं फिर बड़ौदा चला गया। और बड़ौदा मैंने 7 साल पढ़ा। ये कोर्स मेरा था 7 इयर्स का, 5 साल BFA, 2 इयर्स मास्टर्स। और सब्जेक्ट मेरा था विजुअलाइजेशन। तो मैंने मास्टर्स की। फिर मैं बन गया हिंदुस्तान का दूसरा स्टूडेंट जिसने मास्टर्स किया इसमें, क्योंकि हमारे कॉलेज के बगैर किसी को विजुअलाइजेशन की डिग्री नहीं मिलती थी। और उसके बाद जब मैं वापस, मैंने स्कॉलरशिप लिया था यहाँ। और जब मैं श्रीनगर आया तो मैं श्रीनगर का पहला स्टूडेंट था विजुअलाइजेशन का, ये था। तो मुझे यहाँ जॉब मिला और मैं जम्मू में जॉब के चंद साल किए। तो मैंने जब वहाँ से कंप्लीट करके मैंने फिर 5 साल यहाँ सर्व किया इंस्टीट्यूट म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स में, 3 साल जम्मू में और 2 साल श्रीनगर में। देन आई लेफ्ट दिस प्लेस 1985 फॉर जामिया। और जामिया में पोस्ट निकला था और मैंने अप्लाई किया, तो मैं वहाँ पहुँच गया। आउट ऑफ 30 कैंडिडेट्स आई वाज द ओनली कैंडिडेट जो सिलेक्ट हुआ था, एक ही पोस्ट था। आखिर में 30 साल मैंने पढ़ाया वहाँ, 85 से मैंने पढ़ाया 2015 तक जामिया में। और मेरा सब्जेक्ट था अप्लाइड आर्ट। अप्लाइड आर्ट का मतलब ये है, अगर आपको कोई फर्म है अपनी या कोई प्रोडक्ट है जिसको आप मासेस तक, लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो वो किस जरिए से पहुंचाएंगे, वो हम पहुंचा देते हैं लोगों को, कहते हैं थ्रू एडवर्टाइजिंग। तो उसके लिए एडवर्टाइजिंग का एक रिसर्च किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ दुनिया भर की टूथपेस्ट है, तो हम फिर कैसे चलेगा अगर हम एक नया टूथपेस्ट मार्केट में लॉन्च करते हैं, इसमें तो कुछ प्लस पॉइंट तो होने चाहिए। देन वो हम उनको एनहांस करते हैं, जिनको कहते हैं यूनिक सेलिंग पॉइंट्स। क्या क्या हमारे पॉइंट्स है जो कि हमारे प्रोडक्ट में ज्यादा है और अच्छे हैं, तो अब हम अपने प्रोडक्ट को आगे बढ़ा सकते हैं, तब वो कम्पीट कर सकता है मार्केट में। तो विजुअलाइजेशन का काम है, या विजुअलाइजर का काम है रिसर्च करना, उसमें स्केचेस बनाना। और इज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फिर बन जाता है। उसके अंदर फोटोग्राफर भी काम करता है, उसके अंदर इलस्ट्रेटर भी काम करता है, उसके अंदर कॉपीराइटर भी काम करता है, उसके अंदर सब काम करते हैं। सो ही इज़ द फाइनल अथॉरिटी वहाँ। और फिर मैंने उसी में फिर मैंने मास्टर्स डिग्री की। उसके बाद जब मैं बड़ौदा जामिया पहुँचा,
वहाँ मुझे हिंदुस्तान के दिग्गज आर्टिस्ट मिले का मतलब है मेरे कुलीग्स, रामचंद्रन नायर जो वर्ल्ड फेमस पेंटर है, ये जतिन दास वो भी मेरा कुलीग बन गया, और परमजीत सिंह ये भी मेरा कुलीग था। जब मैंने उनको देखा तो ये काम कर रहे थे और एग्जिबिशंस करते थे और अच्छी तरह मैं भी साथ जाता था उनके, और अच्छा खासा बिकता था इनका, ठीक है। नहीं, एक तो बनाते हैं और पैसे भी मिलते हैं, बिक भी जाता है उनका, तो मुझे चस्का लग गया। मैं कहा मैं क्यों ना, मैं तो करता हूँ। तो फिर मैं पेंट और करने लगा वहाँ, और इसमें रामचंद्र नायर ने मुझे अपना स्टूडियो दिया। उनका स्टूडियो अपना जो था वो उन्होंने बनाया था, दूसरा स्टूडियो अपने घर में, और मुझे इन्होंने फिर ये कहाँ पे था स्टूडियो? वहीं जामिया में हर टीचर को अपना स्टूडियो मिलता था। तो मैं नया था तो मेरे पास नहीं था, तो रामचंद्र ने बोला मैंने अपने घर में स्टूडियो बनाया, यू टेक दिस स्टूडियो, आप ये ले लो और ये आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर इसने कहा नहीं आपको काम करना है, मैं देखूँ कैसा काम। मुझे लगा अच्छा कर रहे हो लेकिन काम करते रहो। तो आहिस्ता 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 मैंने इतना सारा काम किया वहाँ, मतलब मैंने ना आप देखा ना ताब देखा, काम करता रहा। और जब मैंने पहला शो किया 1 साल के बाद, इट वॉज एलियांस फ्रांसेस, फ्रांस की एम्बेसी थी वहाँ लाजपत नगर में। तो वहाँ मैंने पहला शो किया और छोटी छोटी पेंटिंग्स मैंने बनाई थी और एक आध बड़ी भी बनाई थी, तो सभी पेंटिंग मेरी बिक गई वहाँ। मैंने कहा ओ ये तो बहुत अच्छा है। और मैंने जितना खर्चा किया था फ्रेमिंग के लिए, उसके लिए, इसके लिए, तो वो सब पैसा भी मिल गया। और फिर मैं जो चस्का लगा कि भाई नहीं मैं पेंट करता रहूँगा। फिर उसके बाद मैंने दुनिया भर के जगहों पे जो शोज़ किए, एग्जिबिशंस किए, और पेंटिंग बिकता रहा। और फिर मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से चीन भेज दिया गया कि आप वहाँ रिप्रेजेंट कीजिए इंडिया को, और एज ए पेंटर, नॉट एज एन अप्लाइड आर्टिस्ट, एज ए पेंटर मुझे वहाँ रिप्रेजेंट करना पड़ा। और फिर मुझे सऊदीया के उसने किंग ने बुलाया था, उनका एक वहाँ यूनिवर्सिटी बनानी थी, वहाँ के कंपटीशन भी था, एक था, उसमें मुझे बुलाया और वहाँ मुझे उन्होंने अवार्ड दिया। चाइना में भी मुझे उन्होंने बहुत बहुत अवार्ड दिए। और ये कब की बात है? ये है 13-14, अच्छा ये 2013-14 में जब मैं फिर आस्था काम करता गया तो मुझे फिर अच्छा सराहना मिलने लगी। और रिसेंटली मेरा जो वो है मिलान फ्रांस में, तो वहाँ मेरे पेंटिंग्स 2 ऑक्शन हो गई हैं। अभी इस वक्त मैंने श्रीनगर में ज्वाइन किया है निफ्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, तो वहाँ मैं पढ़ाता हूँ। वहाँ पे भी आप पढ़ाते हैं? वहाँ भी जाता हूँ एज ए फैकल्टी और एज ए गेस्ट? एज ए गेस्ट टीचर। मुझे अच्छा लगता है वहाँ पेंट करना, ये कश्मीर पेंट करना है। और ये मेरे ब्लड में है कि मेरे से यही निकलता है, यही कश्मीर के मकान आते ही निकले हैं, यहीं की लैंडस्केप निकलती है। जब मैं दिल्ली में पेंट करता था वहाँ भी कश्मीर ही निकलता था। सब कह रहे दिल्ली का कोई सीन बनाओ, मैंने कहा पता नहीं ये तो अंदर से ही निकलता है सब। अच्छा आप मुझे बताइए कि लाइक जो आपका एकेडमिक का सफ़र रहा, जब आप एज ए प्रोफेसर काम करते थे या फिर आप डीन भी बन गए, तो आपने, लेकिन जो आपका ये था आर्ट, एज एन आर्ट जो आप पेंटर काम करते, जो आपका अंदर का प्रोफेशन था, तो उसको आपने बैलेंस कैसे किया? देखिए मेरी क्लासेस शुरू होते थे, हमारी क्लासेस 8:30 बजे शुरू होती थी। मैं हेड भी था और डीन भी था, तो मुझे 8 बजे पहुंचना होता था डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट सबसे पहले मैं अपने स्टूडियो जाता था और वहाँ अपने सब चीज़ों को सेट कर रहा, आज मुझे ये काम करना है। उसके बाद 8:30 बजे मैं अपने ऑफिस जाता था और पूरा राउंड मार के अपने कॉलेज का या अपने डिपार्टमेंट में देखना था कि कहाँ कौन सी सेट है कि नहीं है, क्योंकि वहाँ बहुत पर्टिकुलर रहना पड़ता है। इवन टॉयलेट भी देखना होता है कि ठीक है कि नहीं है, कि बच्चे अगर जा रहे हैं यहाँ, क्योंकि वहाँ हमारे बहुत सारे बच्चे डिफरेंट स्टेट से आते हैं। तो 9 बजे से फिर क्लास शुरू होते थे, 9 से 12 बजे तक प्रैक्टिकल क्लासेस होते थे। उसके बाद होती थी थ्योरी क्लासेस 2 बजे ऑनवर्ड्स। तो मैं आधे दिन अपने क्लास में रहता था, क्योंकि मेरे यहाँ 4 क्लासेस होते थे, तो 4 आधा घंटा इधर, आधा इधर, आधा इधर, तो हर क्लास में मुझे जाना पड़ता था। तो उसके बाद मैं 2 बजे के बाद अपने स्टूडियो में आया करता, तो अपने स्टूडियो में फिर पेंटिंग शुरू करता था। फिर मैं कभी रात के 12 बजे तक भी वहीं बैठता था। और लेकिन इस दौरान मेरे वाइफ ने मुझे मेरा बहुत साथ दिया। मेरी बच्चों की पढ़ाई, उनको स्कूल ले जाना, उनको स्कूल से ये सब करना, ये सब मेरी वाइफ ने किया है। अगर वो उस वक्त नहीं बच्चों का ख्याल रखते तो इस वक्त वो इतनी अच्छी पोजीशंस पे नहीं होते। तो आप हमें बताइए कि 1970s में आप कश्मीर से बाहर गए, तो जिसमें कि आपने कहा कि आपके पेरेंट्स का बहुत अच्छा रोल था। उस टाइम पे ये ख्याल आना कि मैं विजुअलाइजेशन में मास्टर्स करूँगा,
फिर उसके बाद ये ख्याल आना कि मतलब जो मेरा आर्ट है, पेंटिंग, उसको भी बरकरार रखना कि ये मुझे कुछ दे सकता है लाइफ में। मतलब आज भी जो आर्टिस्ट होते हैं हमारे कश्मीर में, वो आज भी सोचते हैं कि शायद इससे कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल। शुड वी लाइक कैरी हाँ, ऑन विद दिस प्रोफेशन और नॉट, तो डिलेमा में होते हैं। हम्म, लेकिन उस टाइम 1970s पे इतने बड़े डिसीजन लेना हम्म। वो कैसे था, और उसमें आपने चैलेंजेस कैसे फेस किए, डिफिकल्टीज कैसे फेस किए, तो उनको आपने ओवरकम कैसे किया? देखिए, मुझे लगता है हिजरत करना बहुत ज़रूरी होता है। एक जगह से दूसरी जगह जाना, खासकर सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत कुछ सीखते हैं क्योंकि वहाँ अपने आप के कोई अपना नहीं होता है, माँ बाप नहीं होते हैं, भाई बहन नहीं होते हैं, कोई नहीं होता, आप अकेले होते हैं। तो जब कोई अकेला होता है तो उसके खुद के डिसीजन खुद लेने होते हैं। मुझे लगता है ये हर आदमी को बहुत इंपॉर्टेंट, उनके लिए खुद चंद सालों के लिए उनको अकेले छोड़ दो, लेकिन उनको सर्वाइव करने दो। जब मैं बड़ौदा गया तो मेरे पास मुझे 200 रुपये मुझे मिलते थे स्कॉलरशिप तब, उस जमाने में बड़ौदा में। हाँ, उसमें 100 रुपये जाता था मैस खर्चा, मंथली स्कॉलरशिप, मंथली 200 रुपये मिलते थे। और उस वक्त वो हो गया आज के 2 लाख रुपए। हाँ, उस जमाने की 1970s की। हाँ, तो उसमें मेस खर्चा मेरा होता था 100 रुपये लेते थे, या 75 पूरे महीने का मेस का खर्चा होता था। और बाकी जो होता था उसमें हम 6 महीने के 85 पैसा भरते थे इसमें। ये जो आपका हॉस्टल में मैं रहता था। तो एक बार 1973 में नव निर्माण हो गया गुजरात में, कोई प्रॉब्लम हो गई, यूनिवर्सिटी साइलेंट बंद हो गई और सब लोग चले गए। और मेरे पास पैसा नहीं था कि मैं भी घर चला जाऊं। और फिर मेरे वहाँ गुजरात के कुछ दोस्त थे, बहुत अजीज दोस्त थे मेरे गुजरात के। कश्मीर के भी जितने दोस्त थे वो सब चले गए और मैं वहाँ अकेला हॉस्टल में रहा। और फिर ये दोस्त मुझे आया, चलो तुम मत जाओ घर, हम चाहेंगे गाँव। मैं गाँव में रहता हूँ यहाँ, हम गाँव में गए और हम वहाँ पैसे भी कमाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। और फिर वो मुझे अपने साथ गाँव ले गया और गाँव में मैं रहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो टुंडा सावली बड़ौदा में बहुत अच्छी जगह, मुझे वो ले गया वहाँ। और मैं वहाँ कम से कम 3 महीने रहा। 3 महीने हमारी यूनिवर्सिटी बंद रही। और 3 महीने मैंने क्या किया, एक तो मैंने बहुत आर्ट किया। कैसे किया मैंने, पैसे कमाए वहाँ। तो वहाँ बहुत सारे बड़े खेत थे, तो सबों के पास ट्यूबवेल नहीं थे, लेकिन ये मेरे दोस्त के घर पे ट्यूबवेल था। तो हम लोग फिर सुबह सुबह पानी देने जाते थे डिफरेंट खेतों को। तो 1 घंटे का वो 60 रुपये उस जमाने में लेते थे। राइट। तो पूरे खेत में पानी दे के आते थे हम बहुत सारा पैसा कमा के लाते थे। अच्छा। तो उस पैसे का आधा तो उसके फादर को देता था, आधा अपने साथ लेके हम लोग जाते थे, वापस शहर में आते थे, वहाँ से आर्ट मटेरियल खरीद और उसमें से हम लैंडस्केप पेंटिंग बनाते या अपना अप्लाइड का काम करते थे। तो इस तरह से, या कभी फिर जब मैं वापस आया तो मेरे जो दोस्त बड़ौदा जो दोस्त के पास गया था मैं इतने दिनों के बाद आया, इतने में सब कश्मीर के और बाकी लोग भी वापस आए थे। मैं जब हॉस्टल पहुंचा, मेरे साथ घी का एक टीन था, मेरे पास बहुत बड़ी बोरी थी, उसमें कपास था, कॉटन था। मुझे उस दोस्त ने साथ दिया, वहां से उसके घर वालों ने दिया था साथ में वहां से, और बहुत सारी खाने पीने की चीजें थी। और जब सब मैं पहुंच गया था हॉस्टल, तो सभी मेरे दोस्त कह रहे हैं अरे क्या लेके आया सब ये। मैंने कहा तुम लोग सब खाना ले आया। तो हम लोग सब इकट्ठे रहते थे और एंजॉय किया, हमने एंजॉय भी किया और बहुत मेहनत भी की। और बहुत थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी होती थी। मैस बंद होता था तो खाना एक टाइम खाते थे, दोनों टाइम खाना नहीं मिलता था। तो एक बार ऐसा हुआ, हम लोग वेट लिफ्ट नहीं करते थे, मैं वेट लिफ्ट भी करता था और बॉक्सिंग भी करता था उन दिनों। हम रोज वेट लिफ्टिंग करते थे। मेस में हम ओपनर होते थे, 7:30 बजे मेस खुलता था, दरवाजा हम ही खोलते थे। और 10-20-25 चपातियों के से कम नहीं खाते थे। कभी कभी 40 चपातियां भी खाते थे। चपाती फुलके होते थे छोटे छोटे, वो सब। और वेट लिफ्टिंग, खूब वेट लिफ्टिंग करते थे। मैं वेट लिफ्टर था और मैं बॉक्सर भी था। बॉक्सर में इसलिए बन गया क्योंकि मैं जिस लॉबी में रहता था वो थाई लॉबी कहलाती थी। थाईलैंड के बच्चे रहते थे, तो उनके खून में ही है बॉक्सिंग, तो मैं उनसे सीखता था। अच्छा, उसके बाद मैंने जब जामिया ज्वाइन किया, जामिया में जब ज्वाइन मैंने किया, मेरे पास घर नहीं था और मैं रहता था कश्मीर हाउस में, जो दिल्ली में पृथ्वीराज रोड पे एक कश्मीर हाउस है, उसी में। और मैं पहले 1-2 महीने तो रहा मैं ठीक तरह से, लेकिन उसके बाद वो ज्यादा देर रहने नहीं देते थे। मेरा घर दूसरा कोई है नहीं रहने के लिए था, तो मैं अपना जोलना वही आर्ट वार्ट का मटेरियल और स्केच बुक वो था मटेरियल रखे। ये आज के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सुने इस बात को, क्योंकि जब आपको प्रॉब्लम्स होती है यू हैव टू फेस दोज प्रॉब्लम्स। जब प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। बाहर पृथ्वीराज के रोड, मेन रोड पे वहाँ बस आती थी 502
वहाँ से जो जाती थी वहाँ से रेलवे स्टेशन, ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन, वहीं बैठता था मैं वहाँ 1-2 बजे बस में, और बैठता था रेलवे स्टेशन में स्केचिंग करता था मैं रात भर, पूरा स्केच बुक भर देता था, और सुबह वहाँ से 6:30 बजे की बस में बैठता था और जामिया पहुँच जाता था, और जामिया क्लास लेता था, क्योंकि जामिया में मुझे रहने की जगह नहीं थी, जामिया में क्लास तो लेता था, मैंने कहीं किराए पे ली था, फिर आता था शाम को फिर कश्मीर हाउस वापस। वो कह रहे तुम कहाँ थे रात को, मैं कह रेलवे स्टेशन में दिखा था तुमको मैंने कितना काम किया। अच्छा। वो पूरा मैं दिखा रहा, वो इतने आ रहे थे, अरे वो भी कश्मीरी होते थे वहाँ, इतना सारा काम किया। और फिर ये 3-4 ऐसा सिलसिला हुआ, 3-4 बाद मुझे भागना पड़ा और रेलवे स्टेशन में काम करना पड़ा, और ये स्केचिंग करना रहा। और फिर जामिया में ये नहीं मालूम था बच्चों को कि मैं रात भर स्टेशन पे था। अच्छा। और कभी कभी दोपहर मुझे ऐसे नींद भी आती थी दिन में वहाँ क्लास में लेते हुए। लेकिन इस चीज़ ने मुझे एक बहुत स्ट्रांग किया और मुझे बहुत स्ट्रांग बनाया। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको भूल गया कि जब मैं बड़ौदा जामिया में था तो मैं पोर्ट्रेट बनाता रहता था, मैंने बहुत सारे पोर्ट्रेट्स बनाए, और मैंने पार्लियामेंट के लिए हाउस के लिए पोर्ट्रेट बनाया, जबकि मुझे उन्होंने बुलाया वहाँ 2013 में और मुझे फैसिलिटेट किया पूरे पार्लियामेंट में, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा, ताकि मेरे पार्लियामेंट में भी मेरे पोर्ट्रेट्स लगे हैं आज भी। हाँ, बिकॉज इट इज देयर। तो वही मैं कह रहा हूँ कि 1970 मतलब, या जब आप आर्ट कर रहे थे उस टाइम पे 80s था 70s था, तो कश्मीर में उसका कितना एक्सेप्टेंस था? कुछ कश्मीर में सपोर्ट कितना था? नहीं बिल्कुल, मैं एक आर्टिस्ट को सपोर्ट था ही नहीं। वो आर्ट को ऐसा मानते थे कि जैसे एक शायर को मानते थे, शायरों को भी क्या करते थे ये तो लंबे बाल है और ये जोलना और कुर्ता पहने चल रहे हैं, लेकिन वो इस चीज़ के अंदर की फीलिंग्स समझते नहीं थे इस चीज़ को। इस टाइम आप बोल रहे हो शायरी या पोइट्री की, आपने बोला कि इस टाइम तो हम जब हम पढ़ते हैं तो हम समझते हैं कि मतलब गालिब क्या रह चुके हो गए या फैज क्या रह चुके हैं, इस टाइम तो कदर है बहुत उनकी, लेकिन हाँ, इस टाइम कदर है। हाँ, इस टाइम तो हम उन्हीं के थ्रू दुनिया समझते हैं कि दुनिया क्या है। लेकिन जब उस टाइम की बात मतलब हमारे यहाँ जो ग्रेट मास्टर्स थे, वैन गॉग, जो बहुत सारे आर्टिस्ट जो हमारे यहाँ थे, उसने एक भी पेंटिंग लाइफ में नहीं हुई, आप करोड़ों में उसकी बिकती है पेंटिंग, क्योंकि ये है ना मरने के बाद ही उनको पैसा। अच्छा, जब मतलब वो जिंदा थे तब नहीं बिकी बेचारा, उसने भाई उसको सपोर्ट करता था। अच्छा। और जब वो उसकी डेथ हो गई तो उसको अब बिक रही है वो मिलती नहीं कहीं उनकी पेंटिंग। अच्छा, आप रीजन क्या समझते हो इसके पीछे कि मतलब उस टाइम लोगों में एक्सेप्टेंस क्यों नहीं थी इस चीज? आज क्यों एक्सेप्टेंस? आज तो लोगों को शऊर आया, उस जमाने में नहीं था इतना। आजकल बच्चों को पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं आर्ट करने के लिए, उन्हें मालूम है। अच्छा, आज मतलब आजकल लोग मतलब आप कह रहे हो कि सीख गए कि आर्ट जो है ये कुछ है। और दूसरा मतलब जो इसका रीजन ये भी हो सकता है कि उस जमाने में लोगों को शायद ये पता नहीं था कि इससे हम अपना प्रोफेशन जान सकते हैं, मान सकते हैं, इसमें हम अपना करियर बना सकते हैं। लेकिन आज जो है, आज शायद लोगों को पता है कि आर्ट में हम कितना बड़ा करियर बना सकते हैं, या पोएट्री में या लिखने में, वो भी एक रीजन हो सकता है। यही तो है। अब हम आपके काम पे आते हैं, जो आपका आर्ट है, तो एकेडमिक्स को छोड़ के आप मोस्टली किस चीज़ पे फोकस करते हो? आप पोर्ट्रेट्स पे करते हो, लैंडस्केप्स पे करते हो, या आप किसी और चीज़ को मतलब ना कैनवस पे उतारते हो? तो किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो जाता है? देखिए, पहले जो था ना, पहले मैं हर चीज़ बनाता था, जो भी मेरे सामने आता था वो बनाता था। तो एक टाइम पे ऐसा हुआ, मैं खुद ही ऑटोमेटिकली हो गया कि मैंने बहुत पढ़ा आर्ट के बारे में। इन जो आर्टिस्ट थे, ग्रेट मास्टर्स, तो उनके बारे में मैंने पढ़ा। तो मैंने सबसे पहले ये पढ़ा कि अगर ये ग्रेट मास्टर्स बनते, इतने अच्छे बने हैं, इतने दिग्गज बने कैसे? तो फिर मुझे पता चला दे आर फुली वेल वर्स्ड इन फंडामेंटल्स। बेसिक्स जो है किसी चीज का, उसको पूरी तरह नॉलेज है उसकी। तो मैंने वो पढ़ा। जब मैंने उनके बेसिक पढ़े कि वो बेसिक फंडामेंटल्स कैसे अप्लाई करते हैं, जैसे हम एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन, जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन, ये हम कैसे यूज करें अपनी डिजाइन में, तो हमारा डिजाइन खूबसूरत। तो वो जब मैंने पढ़ा और वो जब मैंने उनका फिर काम देखा, मैंने मुताला किया, मैंने रिसर्च किया, तो मैंने थोड़ा बहुत उस हिसाब से काम करना शुरू कर दिया। जब मैंने उस हिसाब से काम करना शुरू, तो मेरा काम लोगों को अच्छा लगने लगा। फिर मुझे किसी ने कहा, एक एग्जीबिशन मैंने किया दिल्ली में श्रीधरानी में, तो एक क्रिटिक ने लिखा ही इज एन इम्प्रेशनिस्ट पेंटर। इम्प्रेशनिस्ट पेंटर्स उस ज़माने में बहुत, जब शुरुआत हुई थी आर्ट की, तो उन्होंने बहुत कुछ हमें दिया। इम्प्रेशनिस्ट पेंटर ने क्या दिया कि वो पहले फोटोग्राफी सब था, फोटोग्राफ से सब होता था, फोटोग्राफ से उठा के बनाते थे, या फोटोग्राफ से पहले आर्ट था,
जब फोटोग्राफी आई फिर उन्होंने मॉडर्न आर्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा अब तो क्या कर सकते हैं, अब तो वो तो फोटोग्राफर तो फोटो खींचता है। तो फिर वो मॉडर्न आर्ट शुरू हो गया। अब मॉडर्न आर्ट में एक इज्म आया जिसका इम्प्रेशनिज्म। उन्होंने कहा हम जो पेंटिंग बनाते हैं वी विल टेक जस्ट इम्प्रेशंस, हम ये फैन नहीं बनाएंगे, हम ये लाइट नहीं बनाएंगे, हम विल टेक द इम्प्रेशंस ऑफ दैट शेप, जो वहाँ इम्प्रेशंस है कलर के, हम उन्हीं को टक 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 करके उन्हें लगा देंगे, हम पूरा नहीं बनाएंगे। उसके साथ दूसरा आया पोस्ट इम्प्रेशन। उन्होंने कहा हम तो ठीक है लाइट तो हम करेंगे लेकिन लाइट को हम थोड़ा बहुत फॉर्म देंगे, शेप देंगे। तो वो दो चीजें मैंने अपना ली। जो मैं बच्चों को आजकल मैं फंडामेंटल क्लासेस लेता है निफ्ट में, तो क्योंकि उनको मैं बेसिक चीजें सिखाता हूँ। अगर लाइन है, सपोज यू हैव अ लाइन, स्ट्रेट लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन, वी कॉल द लाइन ऑफ रेस्ट। ये कहीं मूव नहीं करती एक ही जगह। तो मोमेंट इट स्टार्ट्स मूविंग तो वी से दिस इज अ लाइन ऑफ मूवमेंट, हाँ टेढ़ी हो जाएगी। इफ इट इज अ वर्टिकल लाइन वी कॉल दिस इज अ लाइन ऑफ स्ट्रेंथ, क्योंकि पिलर्स है, सभी पिलर्स पे सब कुछ रखा होता है। राइट। तो तीन चीजें, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, ओब्लिक लाइन, तो अलग अलग रखिए, अलग अलग मीनिंग इनकी होती है। फिर लाइन में लाइन ऑफ ग्रोथ, लाइन ऑफ डिप्रेशन, तो ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये बच्चों को खासकर आर्ट फील्ड में एक कॉमन आदमी भी पढ़े तो बहुत अच्छा लगेगा उसको। मेरे लिए एक मैसेज है मेरे जैसे लोगों के लिए जो रिटायरमेंट के बाद उनको अपने लिए कुछ रखना चाहिए। रखना का मतलब ये है कोई ऐसा फील्ड रखे जो वो रिटायर के बाद बात करे। जो आपने बात कही इसमें एक इंस्पायरिंग पॉइंट हो सकता है आर्टिस्ट्स के लिए, जो कश्मीर में हमारे एस्पायरिंग आर्टिस्ट्स है जो आपके आर्ट से बिलोंग कर रहे हैं, जो उनके पास दूसरा ही जाए, आपने बोला पोइट्री है या किसी और फील्ड में, आर्ट फील्ड में जाना चाहते हैं, उनके लिए इंस्पायरिंग पॉइंट ये भी हो सकता है कि जो आपने बताया कि आर्ट कभी रिटायर नहीं होता है। आप एज ए प्रोफेसर 2015 आपने छोड़ दिया लेकिन आर्ट अभी भी आपके साथ है, मतलब आप किसी भी जगह बैठते हो करते हो कि ना कोई पर्टिकुलर आपका लोकेशन? ना। मैं एक दिन पहले मेरे 2-3 बच्चे हैं यहाँ जिनको मैं भेज देता हूँ, देखो स्पॉट देखो कहाँ मिलेगा, तो वो स्पॉट देख लेते हैं। नेक्स्ट टाइम वो जब हाँ सर हमने स्पॉट देख लिया तो चले जाते हैं। खासकर हम डक पार्क है यहाँ, वहाँ मैंने बनाए थे। लास्ट टाइम मैंने बहुत डक पार्क के बनाए थे। उसके बाद मुझे यूएसए से कुछ लोग आए यहाँ जो कश्मीर के थे, उनको कश्मीर म्यूजियम बनाना था यूएसए में। तो उन्होंने जब वो देखा बोला हमें यही चाहिए, हमें ये ले जाना था। उनको बहुत अच्छा लगा, प्योर कश्मीर था वो। तो वो ले गए वहाँ से वो फिर म्यूजियम के लिए। तो मैं जाता हूँ जब भी टाइम मिलता है, तो पूरे आधा दिन मैं रहता हूँ बाहर, काम करता हूँ ऑन द स्पॉट। और कई बच्चे मेरे साथ आते हैं जिसको वो भी इंटरेस्ट जिसको होती है वो आता है। अच्छा, आप मुझे बताइए, जो हमारे कश्मीर में आजकल अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे बच्चे जो है वो आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया तो पता चलता है, हर कोई अपना डालता है कि तो इसमें करना है कुछ। तो जो ये एस्पायरिंग आर्टिस्ट है, जब वो पहचान लेता है, एक ट्रू एस्पायरिंग आर्टिस्ट को हम कहेंगे, जब वो पहचान लेता है कि मुझे अंदर ये आर्ट है, मुझे आर्ट करना है, हाँ मुझे आर्ट एक तो करना है, एक तो मेरे अंदर ये कला है, मतलब ये तो पहले ऊपर से ही कला होती ना, तो उसको निखारे कैसे और उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? देखिए हमारे यहाँ भी, यहाँ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट से यहाँ भी जा सकते हैं और बाहर ट्राई करना चाहते हैं बाहर भी जा सकते हैं। अगर उसको लगता है कि उसको फाइनेंशियली वो अच्छे वेल ऑफ है तो वो बाहर कहीं भी ट्राई कर सकते हैं। और इन द बिगिनिंग अगर वो BFA करना चाहते हैं यहाँ कर सकते हैं, तो बाहर भी जा सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करनी है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक होता है पेंटिंग करना, जैसे मैं पेंटिंग करता हूँ, मैं क्यों अप्लाइड आर्ट किया? इसलिए अप्लाइड आर्ट मेरी मदर ने उस वक्त बोले अप्लाइड करने जाओ क्योंकि उसमें पैसा था, उसमें पैसा था, डायरेक्ट मल्टीमीडिया में पैसा सटफट से फटाफट, पेंटिंग में इतना नहीं होता था। तो इसलिए मेरी मदर ने यहाँ से उस वक्त भेजा था, तब वो उसका दिमाग बहुत स्ट्रांग था। उसने कहा ना ना ना, आपको वही मल्टीमीडिया करना है, विजुअलाइजेशन नहीं करना है, उसमें आप ग्राफिक डिजाइनर बनेंगे। आपको अगर किसी का लोगो ही बनाया, कम से कम आपको 100 रुपये तो मिलेगा, 200 रुपये मिलेगा, 500 तो मिलेगा। फिर में कवर डिजाइन बनाएंगे तो 5000 तो मिलेगी, पोस्टर बनाएंगे तो इतना तो मिलेगा ही। तो ये सबको बनाना होता था। तो पेंटिंग करूंगा तो कौन लेगा? लेकिन पेंटिंग उस टाइम नहीं लेगा, आज लेगा नहीं, उस वक्त उसने बोला था पेंटिंग करोगे तो यहाँ कौन खरीदेगा, क्या बोल। मैंने कहा ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने देखा वहाँ पेंटिंग का भी वैल्यू है, दिल्ली में है, बॉम्बे में, बाकी जगहों में, तो मैंने कहा मुझे पेंटिंग तो करनी है, मुझे पेंटिंग आता है। तो देन फिर मैं पेंटिंग में आगे बढ़ गया। अप्लाइड आर्ट इसलिए मैंने छोड़ दिया, मैंने मल्टीमीडिया इसलिए नहीं किया, तो मुझे कंप्यूटर पर बैठना ठीक नहीं लगता था। क्योंकि मैंने जो ये कंप्यूटर पे आज करते हैं हम हाथ से करते थे। जैसे फोटोशॉप जो करता है वो मैं हाथ से करता था, कोरल ड्रा में जो करते थे वो मैं हाथ से करता था। अच्छा, आप मुझे बताइए कि आप अभी भी अपना आर्ट
मतलब कर रहे हैं। तो प्रेजेंटली आप का काम का क्या रोल है, मतलब आप किस तरीके जो आप पेंटिंग्स बनाते हो उनको आप सेल करते हो या सोशल मीडिया पे डालते हो या शौक से करते हो, तो व्हाट इज? देखिए मैंने पहले से अभी तक मैं शौक से ही कुछ किया। बिकता है तो अच्छा है, ना बिके तो मुझे कोई प्रॉब्लम, मुझे पता है दिस इज अ गोल्ड। मैं जो भी बनाऊंगा वो एक ना एक दिन अच्छे कीमत में जाएगा, बिकॉज मेरा एक यूनिक स्टाइल है। मैं उस स्टाइल में काम करता हूँ। मैंने एक डेवलप किया एक स्टाइल, जो जिस स्टाइल में जिसको बाकी, क्योंकि एक टाइम आएगा जब आदमी हाथ से कुछ नहीं करेगा, सब कुछ कंप्यूटराइज्ड होगा और ये पेंटिंग नायाब होंगी। तो यहाँ उस वक्त ये चीजें नहीं मिलेंगी जब मैं नहीं हूँगा। तो मुझे मालूम है मुझे रखना है। मैंने इसलिए अपनी बेटी से कहा मैं अब नहीं बेचूंगा, आई जस्ट कीप देम। मुझे आते हैं दिल्ली से, हम पूरा शो आपका पूरा काम खरीद लेंगे, आने वाले हैं वो मुझे देखने वाले हैं। या देयर आर पीपल जो मेरे काम को बहुत, जिनको बहुत पसंद है। बीच बीच में मेरी पेंट में जा देता हूँ। एक्चुअली मैं क्या करता हूँ, मैं उन लोगों को पेंटिंग देता हूँ जो डोनेट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ कंसर्न इंडिया है, मैं उनको पेंटिंग देता हूँ। अगर उन्होंने ₹1,00,000 की मेरी पेंटिंग बेची, वो मुझे 50,000 देंगे, 50 वो डोनेट करेंगे गरीबों के लिए। तो वो वैसी संस्था मेरे पास बहुत है जिनसे मैं राब्ता है मेरा। अगर आपका एज एन आर्टिस्ट, जो हम आर्ट की पेंटिंग की बात करेंगे, तो कश्मीर में अभी भी इसका वो कंसेप्ट कम है। तो आपका क्या इस पे रहेगा, अगर आप एक सजेशन देंगे यहाँ के पेरेंट्स है, उनके जो बच्चे हैं जो आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, पेरेंट्स को उनको कैसे सपोर्ट करना चाहिए? देखिए मेरे पास कुछ बच्चे आते थे यहाँ, इतने में एक बच्चे ने मुझसे कहा था मेरे एक ऑर्डर मिल गया है, उनको पेंटिंग चाहिए। मैंने कहा बनाओ तुम। उसने बनाया, मैंने कुछ टचेस दिए उसमें। उसने 30,000 की बेचती उनकी। मुझे खुश है कि 30,000 वो उन्होंने दिए उसको, 30,000 उनको पेमेंट दी उसको। फिर उसने कहा अभी और बड़ी पेंटिंग चाहिए बना के। तो लोग शौक रखते हैं आजकल। तो अब जरूरी नहीं ये सिर्फ आके वो पेंटिंग बनाए, दे विल बी अ ग्रेट मास्टर पेंटर्स। उनको बाकी और चीजें कर सकते हैं। जैसे अभी मैं निफ्ट में पढ़ाता हूँ, मैं फंडामेंटल्स पढ़ाता हूँ, डिजाइन फंडामेंटल्स पढ़ाता हूँ। तो वो अगर किसी कॉलेज में जाएंगे पढ़ाने के लिए तो नथिंग लाइक दैट। तो इसमें बहुत सारा फील्ड है। अगर ये किसी एजेंसी में जाएंगे कि आर्ट डायरेक्टर बन सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है एनिमेटर बन सकते हैं। आजकल तो सेकंड्स का पैसा है एनिमेशन में। अगर अच्छी स्केचिंग है, उनको उसका फायदा क्यों ना उठाए। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट एनिमेटर्स हैं, दे आर बिकम एनिमेटर्स। वो इतना अच्छा खासा कमाते हैं, तो वो मिनटों के हिसाब से पैसा कमाते हैं। तो वो एनिमेशन में काम कर सकते हैं, एडवर्टाइजिंग में काम कर सकते हैं, और घर बैठे काम कर सकते, कहीं जाना नहीं है, लेकिन प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी। ये मैंने अगर हम देखेंगे कोई बच्चा एज एन आर्टिस्ट बनना चाहे, वो शुड सपोर्ट करिए और मुझे बताइए, मैं उसको गाइड करूंगा। मैं अगर ऐसे इन जनरल कश्मीर की बात करेंगे तो होता है ना, अभी भी हमारे यहाँ कंसेप्ट है ये कोई आर्ट, ये बोलते कि नहीं ये कुछ नहीं है, इसमें क्या होगा आगे। बहुत कुछ है इसमें बहुत जो हमें पता भी नहीं है इसमें क्या क्या नहीं। सबसे पहले वो अच्छा इंसान बनता है, यही फैक्ट है। हाँ। सबसे पहले वो एक अच्छा इंसान बनता है, एक आर्टिस्ट। हाँ, वो अच्छा इंसान ही एक अच्छा आर्टिस्ट हो सकता है। तो ये हमारी मुलाकात थी प्रोफेसर ज़रगर ज़हूर से। हमें उम्मीद है कि आपको ये इंटरव्यू बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे इंटरव्यू देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।